Revising for class 12th CBSE reference to NCERT book। आज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का हम डिविजनल स्ट्रक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक है। इससे पहला टॉपिक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है हम दूसरे सेक्शन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो जिसका लिंक आपको इस वीडियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर जैसा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा, कंपनी का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें काम को अलग अलग हिसाब से बांट दिया जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं, साथ में मैन पावर एलोकेशन हो जाता है। कौन कौन आदमी कौन कौन सा काम करेगा, उस काम को करने के लिए उसे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो पूरा जो एक सेटअप होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर चुके हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें हम डिवीज़न जो करते हैं, जो बांटते हैं, वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटते हैं। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता था वो सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे अप्लीकेबल होता था। अब डिविजनल स्ट्रक्चर जो है, डिविजनल स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये उन बड़ी कंपनीज पे इम्प्लीमेंट होता है जो कंपनियां मल्टी प्रोडक्ट बेस्ड हैं, यानी कि कंपनी एक ही है लेकिन वो कई वेराइटी के प्रोडक्ट्स बनाती है या कई सेगमेंट में काम करती है, या उसकी कई अलग अलग ग्रुप की कंपनीज हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, वो मल्टी प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। फिर वो चाहे आपका रिलायंस हो, आपका बिरलाज हो, अंबानीज हो या टाटाज हो, ये सब कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर को सही से समझाने के लिए, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग सम हाइपोथेटिकल नेम्स, मैंने इसमें टाटा ग्रुप को एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, टाटा ग्रुप जो है आपका, वो एक कॉरपोरेट हाउस है। उसको जो लीड करते हैं वो उस कॉरपोरेट हाउस के जो चेयरमैन होते हैं, वो लीड करते हैं। ठीक है जी। तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसको चेयरमैन लीड करते हैं और ये मल्टी प्रोडक्ट बेस्ड है। ये तकरीबन 90 to 95 डिफरेंट कंपनीज को चलाते हैं। कंपनीज इन द सेंस डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मालिक हैं, चलाते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का इनका जो सेगमेंट है, अगर मैं उसको डिवीज़न करने पे आ जाऊं तो वो करीब 90 to 95 कंपनीज का एक पूरा ग्रुप है। उसमें से मैंने यहाँ पे मेन 4 सेलेक्ट की हैं, जिसमें एक टाटा केमिकल्स एक उनकी कंपनी है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, टाटा स्टील एक कंपनी है, टाटा पावर एक कंपनी है। टाटा पावर वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में का काम देखती है। टाटा स्टील वो एक कंपनी है जो स्टील प्रोडक्ट बनाती है, रॉ स्टील तैयार करती है, स्टील प्लेट्स, स्टील पाइप का काम करती है। टाटा मोटर्स वो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल बनाती है। टाटा मोटर्स में आपकी कारें आ गई, उनके ट्रक्स आ गए, उनकी बसेस आ गई, और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो टाटा मोटर्स के अंतर्गत बनते हैं। टाटा केमिकल्स हैं, टाटा केमिकल्स में आपका फॉस्फेट्स हो गई, यूरिया हो गई, इस तरह के टाटा केमिकल्स के प्रोडक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सेगमेंट हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, TCS आपने नाम सुना होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक है टाटा ग्रुप की। तो ऐसी करीब 90-95 कंपनीज़ हैं, जिसमें से मैंने 4 कंपनीज़ ली हैं, क्योंकि अभी हमने कहा डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज़ के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होता है, वो चेयरपर्सन मल्टी प्रोडक्ट, अब हमने पकड़ लिया टाटा मोटर से एक अलग डिवीज़न बना दी, टाटा स्टील एक अलग डिवीज़न बना दी, टाटा पावर एक अलग डिवीज़न बना दी। अब क्योंकि ये कॉर्पोरेट बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, तो इसी डिवीज़न के सब डिवीज़न भी वो 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, मैंने टाटा मोटर्स को एक सिंगल हेड पे ले लिया, लेकिन इसकी सब डिवीज़न भी बन सकती हैं कि बस बनाने की एक डिवीज़न हो गई। क्यों? प्रोडक्ट बेस है, बस इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट, राइट। कार डिवीज़न एक अलग हो गई, ट्रक डिवीज़न एक अलग हो गई। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी 3 डिवीज़न्स आपके आ गए।
ट्रक डिवीज़न अलग आ गई, बस डिवीज़न अलग आ गई और आपकी कार डिवीज़न अलग आ गई। ठीक है, अब उसके नीचे जो हैं, उसके नीचे जाके आते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। यानी कि जैसा हम फंक्शनल डिपार्टमेंट में कह रहे थे कि जो हेड ऑफ द कंपनी को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेयरमैन के अंडर पे अलग अलग प्रोडक्ट बेस की अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं जो प्रोडक्ट बेस होते हैं। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनी की तरह रन करते हैं। इसका पूरा सेटअप एक इंडिविजुअल कंपनी की तरह होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज़ द सेम व्हाट द चेयरमैन और द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम है, लेकिन ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं और ये अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी चलती है। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ और उसके बस डिवीज़न की बात कर रहा हूँ तो वो बस डिवीज़न अपने आप में एक कंपनी बन जाती है जिसमें ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट टाटा मोटर्स की बस डिवीज़न में भी काम करेंगे। टाटा मोटर्स की जो ट्रक डिवीज़न है उसमें भी ये सारे डिपार्टमेंट होंगे। टाटा मोटर्स की जो कार डिवीज़न है उसमें भी ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। एज पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस द डिपार्टमेंट्स आर सेम। तो ये एक सेपरेट एंटिटी के रूप में ये प्रोडक्ट बेस्ड जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, ये काम करती हैं। राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट बेस पे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि टाटा मोटर्स का को जो हेड कर रहा है, जो डिविजनल हेड ऑफ टाटा मोटर्स है, ही इज़ इंटायरली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर फंक्शंस ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के जो भी आज की तारीख में हेड हैं वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं अपने टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स के नीचे जो बस डिवीज़न है उसका जो हेड है, उनके जो हेड हैं, वो पूरी तरह बस डिवीज़न के लिए जिम्मेदार हैं एज अ प्रॉफिटेबल सेंटर, एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में चलाने के लिए जवाबदेह हैं और जिम्मेदार हैं। और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन को। बस डिवीज़न का के जो हेड है, ट्रक डिवीज़न और कार डिवीज़न के जो हेड हैं वो टाटा मोटर्स के हेड को रिपोर्ट करेंगे, और टाटा मोटर्स के जो हेड हैं वो सीधे जाके चेयरमैन सर को रिपोर्ट करते हैं। ऐसी टाटा स्टील का है, ऐसी टाटा पावर का है, ऐसी टाटा केमिकल्स का है, और भी टाटा की जो और कंपनीज़ हैं उन सब का यही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ये प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड हुआ है। राइट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेज ये है कि मल्टी फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट डिविजनल हेड। एक डिविजनल हेड में मल्टी फंक्शनल एबिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो कई डिपार्टमेंट्स देख रहा होते हैं। अब जो टाटा मोटर्स के जो आपके हेड हैं या टाटा केमिकल्स के जो हेड हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मॉनिटर कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट को भी मॉनिटर कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट को भी मॉनिटर कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कर रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करते करते उनमें मल्टी फंक्शनल स्किल्स आ जाती हैं, एक्सपर्टाइज हो जाती है, उनको क्रॉस फंक्शनल रोल्स निभाने का मौका मिलता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और टैलेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका, कंट्रोल करने का मौका, कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा वेराइटी के साथ, ज़्यादा ज़्यादा चैलेंजेस के साथ सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, डिविजनल हेड इज़ अकाउंटेबल फॉर ए डिवीज़न। जैसा अभी हमने बोला कि जो भी आपका डिविजनल हेड है, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के जो भी आपकी डिविजनल हेड है, जो भी इस टाटा मोटर्स के इस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो पूरी तरह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है। उसके रिगार्डिंग में जो भी एनवायरमेंटल चेंज आता है, उस चेंज के अकॉर्डिंग में जो भी पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ बनानी है, ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, जो टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वही एनवायरनमेंट्स के साथ कैसे कोप अप करना है वो डिसाइड करते हैं, वही पॉलिसीज़, वही स्ट्रेटजीज़ ड्राफ्ट करते हैं। क्या आपके इनपुट्स होंगे, क्या आपके आउटपुट्स होंगे, क्या आपके टारगेट्स होंगे, वो सारी चीज़ें वही असाइन करते हैं और पूरी कंपनी को एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट हैंडल करते हैं, और वो उसके लिए पूरी तरह जवाबदेह होते हैं टू द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रुप। राइट, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एटमॉस्फेयर रहता है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि सपोज करके फ्लेक्सिबिलिटी टूवर्ड्स कोप अप विथ
द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के हिसाब से इस डिविजनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल माहौल एक बनता है। रीज़न क्या है कि सपोज करके गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया, कोई टैक्स चेंज किया या कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशंस के नए फीचर्स डाल दिए या एक्सपोर्ट प्रमोशंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स और अलाउंसेस लॉन्च कर दिए, टैक्सेस में रिलैक्सेशन आपको दे दिया, इंपोर्ट में या फिर इंपोर्ट जो आप सामान कर रहे हैं उसमें कुछ आपकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई या घटा दी गई। तो इससे क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो टाटा मोटर्स पे पड़ा। इसका इम्पैक्ट टाटा केमिकल्स में नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट आपका ये टाटा स्टील पे नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट टाटा पावर पे नहीं पड़ा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस किए या अपग्रेड किए, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ा जो टाटा मोटर्स के अंतर्गत आती है। तो टाटा मोटर्स ने उस गवर्नमेंट उस एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग फटाफट अपने आप को कोप अप कर लिया, क्योंकि उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी, इतनी अच्छी थी, इतना फ्लेक्सिबल माहौल उन्हें दे रखा था कि उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया ताकि उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सके। अगर ये सपोज करके डिविजनल नहीं होता, अगर ये प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कंपनीज के रूप में काम नहीं कर रही होती, अलग अलग डिविजन्स के रूप में काम नहीं कर रही होती, तो क्या होता कि इसका इम्पेक्ट पता चला केमिकल्स पे भी पड़ता, ऑटोमोबाइल पे भी पड़ता, आपका पावर पे भी पड़ता है, स्टील पे भी पड़ता। क्योंकि अभी डिविजन्स अलग हो गए हैं तो इनका पूरा स्ट्रक्चर एक अलग स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। तो उसमें जो ऑटोमोबाइल में जो चेंजेस आए उसने कर दिए। अब सपोज करके कभी मैंने बीच में सुना था कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी इंपोर्ट पे स्टील के, तो उसका इम्पेक्ट किस पे पड़ा? स्टील इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा। तो यानी कि टाटा स्टील पे उसका इम्पैक्ट आया, उसका फ़ायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ, उसके साथ कैसे कोप अप करना है, टाटा स्टील ने उसके रिगार्डिंग में फैसले लिए। तो क्या हुआ, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। सारी जगह पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, एक सर्टेन सेगमेंट पे पड़ रहा है, एक सर्टेन डिवीज़न पे पड़ रहा है, और क्योंकि वो डिवीज़न वेल प्लान्ड है तो आराम से उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोप अप कर लिया। डिसीजंस फास्ट होते हैं, फैसले लेने में आसानी होती है। जैसा मैंने बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आया तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम फटाफट डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चेंजेस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं, ये किस डिवीज़न पे ज़्यादा असर कर रहे हैं या किस डिवीज़न पे असर कर रहे हैं। स्टील पे कर रहे हैं, पावर पे कर रहे हैं, केमिकल्स पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, राइट। तो हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। अब हमने देखा कि मार्केट की सिचुएशन अच्छी बनी, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम मार्केट में ज़्यादा आने लगी, लोगों के पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो गए, वो ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हो गए। तो क्या हुआ, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदने लगे। ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने का मतलब ये हुआ कि टाटा मोटर्स जैसी कोई कंपनी का जो सेगमेंट है उसमें बूम आने के काफ़ी चांसेस हो गए, क्योंकि ऑटोमोबाइल में डिमांड बढ़ गई। अब फटाफट आपको डिसीजन लेना है कि आपको टाटा मोटर्स में जो कारें बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन तेज कीजिए। एक साल में अगर आप 5,000 कार बना रहे हैं तो आप 10,000 कार बनाइए, 15,000 कार बनाइए, एज पर द डिमांड ऑफ द चेंज्ड इन्वायरमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ द करंट मार्केट सिचुएशन। तो आपका डिसीजन फास्ट हुआ। You are not bound to consider the division of steel, the division of power or the division of chemicals। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट डिवीज़न के रूप में काम कर रहे हैं, एक अलग प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं, तो आपने इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग में डिसीजन फटाफट ले लिया, विद कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ग्रुप, द एम, द गोल ऑफ द होल ग्रुप अपने चेयरमैन सर को फेवर में लेते हैं। फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि सपोज करके आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी जैसे गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचा देंगे। बहुत से ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी, बहुत से ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी। इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करना है तो आपका जो टाटा पावर है उसको ज़्यादा स्कोप काम का मिलता, तो उसमें क्या था कि उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस आए। तो वो इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले सकती है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाएंगे, अपनी प्रेजेंस जो है उस प्रेजेंस को मार्केट में बढ़ाएंगे। तो उसमें जो भी हमको एक्सपेंशन करना है, जो भी हमको ग्रोथ लानी है, उसके अकॉर्डिंग हम लाएंगे। मार्केट आपकी फेवरेबल है पावर सेगमेंट में, तो आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आप एक्सपेंड भी कर रहे हैं, साथ में आपकी ग्रोथ भी हो रही है। सपोज करके
आपकी स्टील इंडस्ट्री में बूम आ गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस में बूम है तो स्टील इंडस्ट्री में आपका बूम आ गया। स्टील इंडस्ट्री में बूम आ गया तो आपको एक्सपेंशन करना है। आज आपकी फैक्ट्री 3 स्टेट्स में, आपको 2 स्टेट्स में और खोलनी है, फटाफट आपने वहाँ खोल दी, आपका ग्रोथ रेट बढ़ गया स्टील सेगमेंट में। तो इससे क्या होता है कि पूरी कंपनी एज अ होल तो काम कर रही है, लेकिन क्योंकि डिविजन्स प्रोडक्ट वाइज अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में, उस सेगमेंट में जो प्लस माइनस हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ उस डिवीज़न पे पड़ता है। तो उससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है, प्लस अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हमको काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। दूसरे डिविजन्स उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एलोकेशन ऑफ फंड, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें चेयरमैन सर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने फंड एलोकेट करना है कि स्टील डिवीज़न को इतना फंड दीजिए, ऑटोमोबाइल को इतना दीजिए, केमिकल्स को इतना दीजिए, टेक्नोलॉजीज़ को इतना दीजिए, अलग अलग डिवीज़न है प्रोडक्ट बेसिस पे। तो उसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अब जैसे आईटीसी भी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें भी मल्टी प्रोडक्ट्स काम करते हैं, उनकी होटल इंडस्ट्री एक सेपरेट डिवीज़न है। बिल्कुल इसी तरह डिविजनल, अगर मैं इसी का अगर बनाऊँ अभी डिविजनल स्ट्रक्चर का चार्ट, तो ऊपर चेयरमैन होंगे और यहाँ पे आईटीसी जो कंपनी है उसमें आईटीसी होटल्स आ जाएंगे, आईटीसी कन्फेक्शनरीज आ जाएंगी जिसमें बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं आईटीसी वाले, आईटीसी अपरेल्स आ जाएंगे जो स्पोर्ट्स वेयर कपड़े वगैरह बनाते हैं, है ना। इसके अलावा आईटीसी के जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, वो डिवीज़न आपका आ जाएगा। तो वो अलग अलग डिवीज़न आईटीसी के आ जाएंगे। तो इससे हमको ये समझ में आया कि इसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स को लेके कभी कभी डिस्प्यूट बन जाता है। अब आईटीसी ग्रुप है, उसमें ये डिस्प्यूट हो सकता है कि आपने अप्रैल डिवीज़न को इतना फंड एलोकेट कर दिया और हमको इतना ही फंड एलोकेट आप कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिस्प्यूट, एक लिमिटेशन बन जाती है कि जैसे टाटा मोटर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, अब उस ग्रुप ने ये एक्सपेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, उनके डिपार्टमेंट के सीनियर और टैलेंटेड लोगों ने ये प्रिडिक्शन किया कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 15% के हिसाब से आगे मार्केट बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसकी तैयारी के लिए टाटा मोटर्स को ज़्यादा फंड एलोकेट कर दिया इन कंपैरिजन टू टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में जो इंक्रीमेंट किया फंड एलोकेशन का वो हार्डली 10% किया, क्योंकि उनका अपना एनालिसिस था कि आने वाली मार्केट 10% के हिसाब से बढ़ेगी, तो 10% के हिसाब से फंड एलोकेशन उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आप हमको हर साल 1000 करोड़ देते थे ये काम करने के लिए, अभी आप सिर्फ 1200 करोड़ दे रहे हो, आपने सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट दिया। सामने वाले को भी आप 1000 करोड़ दे रहे थे, लेकिन अब आप उनको 1500 करोड़ दे रहे हो, आपने 50% का इंक्रीज़ कर दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फंड्स ऑफ एलोकेशन कभी कभी बन जाता है। ये एक लिमिटेशन हो गया, इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन। एक ही जैसा काम अलग अलग सेगमेंट में होने की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से ओवरऑल ग्रुप की जो कॉस्टिंग है, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे आपके टाटा स्टील में भी काम कर रहे हैं, टाटा पावर में भी काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में भी काम कर रहे हैं, टाटा केमिकल्स में भी काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। एक ही जैसा, एक ही कैलिबर के लोग, एक ही एक्सपीरियंस और टैलेंट के लोग सेल्स और मार्केटिंग में जिनको एक्सपीरियंस है, सेगमेंट वाइज एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सपीरियंस है और आपको केमिकल डिवीज़न को केमिकल वाले का एक्सपीरियंस है, बट अल्टीमेटली उनका जो बेस है वो आपकी मार्केटिंग है, सेल्स है। एचआर वाला है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको टाटा केमिकल्स में अलग चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मोटर्स में अलग चाहिए, आपके स्टील में अलग चाहिए। तो क्या हुआ कि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही जैसे लोग बहुत ज़्यादा कंपनी में आ गए, भले ही अलग अलग डिवीजन्स में थे, बट डुप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग इंक्रीज़ हो जाती है। इंडिपेंडेंसी इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ या आईटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, कोई मकसद है, उस मकसद को लेकर उन्होंने अलग अलग डिवीज़न्स बनाए हैं, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिवीज़न बने हुए हैं। अब हर डिवीज़न अपने फ़ायदे नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार है और खुद जवाबदेह है। तो वो लोग कभी कभी वो डिवीज़न्स कभी कभी अपने ऑब्जेक्टिव, ग्रुप के गोल से थोड़ा सा भटक जाते हैं, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन अपने डिवीज़न की तरफ होता है। अब
अपने डिवीज़न की तरक्की की तरफ होता है, अपने डिवीज़न को अच्छा बनाने की तरफ होता है। तो उस अच्छा बनाने के चक्कर में, उस अच्छा करने के चक्कर में कई बार वो ग्रुप के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर जाते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, या थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल अपने अपने यूनिट, अपने अपने डिवीज़न्स को आगे प्रमोट करने की एक तरह की रेस, एक तरह की दौड़ जैसी बनी रहती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हो गए, ये इसके लिमिटेशंस हो गए। ये सूटेबल किसके लिए है? ये उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर्स सूटेबल है जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट कंसेप्ट है, जहाँ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है। ये आपका डिविजनल जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ के लिए सूटेबल होता है। फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इन मल्टी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये टॉपिक आपका जो था डिविजनल स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आपका ओवर होता है। अगले जो आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो लॉन्च करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज़ डू राइट टू अस, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चल सके हम क्या कर रहे हैं और हमको अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। Thank you very much.